हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस की। रेजोनेंस को हमें समझना है एलसीआर सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में, बट उससे भी पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो अगर एक स्विंग है और इसको मैंने पुश किया तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कोई भी सिस्टम ऑसिलेट करता है, जैसे हम उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये ऑसिलेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ, मैं इसकी जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो इंक्रीज़ कर दूँ। मैंने इसको पुल किया, कब पुल किया, कब, जब ये ऊपर की तरफ आ रहा था तब मैंने इसे पीछे की तरफ और पुल किया और तब इसे रिलीज़ किया, तब भी इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तब भी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हुआ। तो जो मैंने अपना पुश किया, फोर्स लगाया, तो वो कब लगाया, मैच करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी, जो पुल करने की फ्रीक्वेंसी मैच करी विद द सिस्टम फ्रीक्वेंसी और द स्विंग फ्रीक्वेंसी। और ऐसा करने से क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड स्विंगिंग का वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो अब इसे समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में क्या है, एलसीआर सर्किट में हमारा वेरिंग वोल्टेज है, एंड वेरिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज द ऑसिलेटिंग करंट। और ऑसिलेटिंग करंट के क्या एम्पलीट्यूड को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो इसमें जो इंटरनल फैक्टर को भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। तो एक्सटर्नल फैक्टर में अभी हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूले में हम देखेंगे कि अगर मैं उसके ओमेगा को चेंज कर दूँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूँ, उसके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ले आऊँ, तो हमें करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। वो कैसे होगा उसको हम इसमें समझते हैं। तो देखो, जो हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट है दैट विल बी इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस की बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, तो आप वो वीडियोस देखना, तब आपको समझ में आएगा इम्पीडेंस क्या है। और यहाँ पर इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो आया था हमारा, आया था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना, जो एक्स सी है वो क्या है, वन अपॉन ओमेगा सी, एंड एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा एल। ठीक है, अब इसमें जो सी है, दिस इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द सर्किट, एल इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो जो लेकिन जो ओमेगा है, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम उसकी फ्रीक्वेंसी है, हम उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे वेरी करेंगे, देखो, अगर देखो हम चाहते हैं कि करंट क्या हो, करंट की जो पीक वैल्यू हो ये मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जो डिनोमीटर में अगर देखो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ओमेगा को चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक्स सी माइनस एक्सएल को क्या कर दूँ, एक्स सी माइनस एक्सएल अगर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा करंट है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट विल बी इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। तो इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर एक्स सी माइनस एक्सएल ज़ीरो हो जाए तो इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, ओनली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। और एक्स सी माइनस एक्सएल ज़ीरो कब होगा वो भी देखते हैं। एक्स सी अगर माइनस एक्सएल ज़ीरो के इक्वल है तो क्या आ जाएगा, देखो, एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल आ जाएगा, और एक्स सी की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी है। ठीक है, और वो एक्सएल की ओमेगा एल है। ओमेगा नॉट लिखा है बिकॉज दिस विल नाउ बिकम द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, एक्स सी और एक्सएल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो कितना आ जाएगा, देखो, तो वन अपॉन ओमेगा एल सी अपॉन में आ गया, एल अपॉन में आ गया यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ, यहाँ रूट चला जाएगा, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एल सी आर सर्किट। तो इस फ्रीक्वेंसी पर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो करंट होगा वो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो अब हम वेरिएशन देखते हैं, आई एम मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट का विद ओमेगा, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो इसमें जो हमने एल की वैल्यू ली है, एल की वैल्यू ली है 1 मिली हेनरी। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस कितना लिया है इसमें, 1 नैनो फेराड। ठीक है, ये दोनों हमने वैल्यू एल और सी की लिए। और इसके लिए देखो, दो वैल्यूज़ देखिए हम, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम दो लेंगे, एक बार 100 ओम के लिए ले रहे हैं और हम 200 ओम के लिए लेंगे। ठीक है, तो देखो, और हमने कितना सोर्स अप्लाई किया है, वी एम 100 वोल्ट अप्लाई किया है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस एल और सी कॉम्बिनेशन के लिए कितनी आ जाएगी, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमने देखा भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन अपॉन रूट एल सी, डेट विल बी
10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे 1 रेडियन पर सेकेंड पे आई एम की वैल्यू देखो कैसे पीक कर रही है, तो आई एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट का कब होगा, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। देखो 0.5 पे मैक्सिमम नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1.5 पे नहीं है, 1 पे 1 रेडियन पर सेकेंड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है। ठीक है, लेकिन उसमें भी देखो, अब फिर वापस फॉर्मूले में देखते हैं। तो अब देखो जो करंट है फाइनली किस पे डिपेंड करेगा, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी Vm/R। ठीक है, तो अगर R क्या होता है, जैसे कि R की दो वैल्यूज़ दी है, अगर रजिस्टेंस हम कर लेते हैं, एक बार 100 ओम है, एक बार 200 ओम है, तो मुझे बताओ कि किस केस में करंट मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे भी अगर मैं क्या करता हूँ, लेस ओम का लेस रेजिस्टेंस लेता हूँ, लेस वैल्यू का रेजिस्टेंस, तो उस केस में मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, तो देखो, तो इस ग्राफ से क्या समझ में आया हमें, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये 100 ओम के लिए, तो 100 ओम के लिए पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम देन द रेजिस्टेंस ऑफ ये सेकंड वाला 200 ओम के लिए, और दोनों के दोनों किस पे है, दोनों के दोनों ही हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है। अब हम देखते हैं रेजोनेंट सर्किट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये यूज़ होता है ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट। ठीक है, अब देखो रेडियो की बात करूँ अगर मैं, रेडियो में क्या होगा, रेडियो में जो एंटीना है इसका, ये डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग चैनल का फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा, Ω1, Ω2, Ω3, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये रिसीव करेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर चैनल सुनना है, तो हम क्या करेंगे, नॉब है जो उसको रोटेट करते हैं। अब नॉब रोटेट करने से क्या होता है, नॉब रोटेट करते हैं तो हम उसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को वेरी कर रहे हैं। देखो कैपेसिटेंस वेरी करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस वेरी करने से जो हमारा Ω0 है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाएगी, वेरी होगी। तो हम इस Ω0 को किसके इक्वल लेके आ जाएंगे, जो भी पर्टिकुलर चैनल हमें सुनना है। सपोज मुझे Ω4 जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी Ω4 है उसको सुनना है, इसके इक्वल ले जाएंगे बाय वेरिंग द कैपेसिटर और रोटिंग द नॉब। ठीक है, तो इसके आ जाएगी, और इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा इन द सर्किट, और मुझे उसकी वॉल्यूम ही सबसे ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, इसमें और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम शार्पनिंग और रेजोनेंस में समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, बाय वेरिंग द कैपेसिटर, मैंने क्या किया, सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, और उसको मैं किसके इक्वल लेके आ गया, जो भी पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी मैं सुनना चाहता हूँ उसके इक्वल लेके आ गया। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें नोट करने वाली है कि रेजोनेंट का फिनोमेना तभी होगा जब सर्किट में हमारे पास एल और सी दोनों ही प्रेजेंट होगा। आर एल और आर सी सर्किट में रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं होगा। इसका रीज़न ये देखो कि जो एल और सी सर्किट जब दोनों है तब क्या होगा, अगर फेजर डायग्राम हमने देखा था तो इसमें क्या था, जो हमारा वी एल और वी सी, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दे आर आउट ऑफ फेज, दोनों आउट ऑफ फेज है। जब इक्वल हो जाएंगे तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और उस केस में जो हमारा करंट होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वी एम अपॉन आर होगा। ठीक है, बिकॉज वी एल और वी सी क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, तो ये फिनोमेना बस एल सी आर सर्किट में ही होगा।